हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। चैप्टर नंबर 4 का आज का लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है उसको अच्छे से समझ लिया था, इंट्रोडक्शन देख लिया था, एंड रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं वो देखे थे। उसके बाद में हमने एंटरप्रेन्योर की जो स्किल्स है, एबिलिटीज हैं, वो क्या क्या होती है किसी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, वो हमने समझा था अच्छे से, ठीक है। आज के लेक्चर के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को समझेंगे, और इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे, वो है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो ये एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, इसकी प्रोसेस क्या है। आइए सबसे पहले टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो बहुत टाइप की अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप होती है। जैसे सबसे फर्स्ट टाइप दे रखा है अपॉर्चुनिटीज वाली एंटरप्रेन्योरशिप, और या फिर नेसेसिटी एंटरप्रेन्योरशिप। अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है, मार्केट के अंदर एक कंटेंट गैप होता है, कंटेंट गैप बोलो, प्रोडक्ट गैप बोलो, एक गैप होता है कि भाई गैप का मतलब ये हो गया कि उस चीज की डिमांड तो है, लेकिन एकदम अच्छे तरीके से कोई मैन्युफैक्चरर या कोई ट्रेडर, कोई बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट, उस सर्विस को प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। उसको बोलते हैं कंटेंट गैप, उसको बोलते हैं मार्केट के अंदर कोई एक गैप है। तो वो प्रोडक्ट या सर्विस बना के आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ऐसा ढूंढा जा सकता है। और नेसेसिटी का मतलब हो गया भाई जो जरूरी चीजें हैं, कि भाई ये तो लोगों को डेली चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग उस टाइप के बिजनेस कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ जॉब, जॉब अगर है नहीं तो इससे अच्छा कम से कम अपना ही कुछ छोटा मोटा कर लेते हैं। ये एक छोटा सा टाइप हो गया एंटरप्रेन्योरशिप का। फिर आता है आपका स्मॉल बिजनेसेस वर्सेस स्केलेबल स्टार्टअप्स। स्मॉल बिजनेसेस में मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, जैसे स्मॉल ब्यूटिक्स आ गई, बुटीक्स आ गई, ये एक स्मॉल बिजनेस हो गया, है ना। और इसके अंदर भी कुछ आप नया प्रोडक्ट, नया इनोवेशन या नया कुछ करते हैं तो वो एक बड़ी स्केल पे जा सकते हैं आप, लेकिन मोटा मोटी ये स्मॉल लेवल पे होता है। फिर आते हैं स्केलेबल स्टार्टअप्स, जैसे B2B बिजनेसेस वगैरह जो होते हैं, है ना, जिनको वेंचर कैपिटलिस्ट जो है फंड करते हैं, ओके, VCs। तो वो बहुत स्केलेबल होते हैं, ठीक है, उसको बहुत लार्ज लेवल पर एक्सपांसन उसका किया जा सकता है। फिर होते हैं इनोवेटिव्स और इमिटेटिव्स। इनोवेटिव्स तो पता ही है आपने, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर, न्यू टेक के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, कोई ऐप बना दिया, नया कुछ नया कर दिया आपने, ठीक है। आज की दुनिया के अंदर अभी मैं बोल रहा हूँ किसी ना किसी लैब में कुछ ऐसा नया इनोवेशन हो रहा है जो दुनिया को चेंज कर देगा, ओके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये जो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप होती है। इमिटेटिव का मतलब है आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो ऑलरेडी कहीं प्रूवन फॉर्मेट है, ठीक है भाई। ऐसा आप बिजनेस करोगे तो प्रूवन है कि चल जाएगा, ठीक है। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आपने ऐसा कहीं नई लोकेशन पे खोल दिया। और इंडियंस बहुत सारे बाहर घूमने के लिए जाते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया, यूरोप अधिकतर। और वहां पर वो देखते हैं कि यार ये वाला बिजनेस यहाँ नया है और इंडिया में अभी तक ये है नहीं, अगर इसको इंडिया में ले जाया जाए तो चल जाएगा। तो वो हो गया आपका, ठीक है। ऐसा बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो वहां से कॉपी कर करके यहाँ लाए हुए, हमको लग रहा है वो नए हैं। फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है, लो कॉस्ट पर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल कराना होता है जिससे सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। जैसे वो पैडमैन मूवी भी आई थी ना, अक्षय कुमार वाली, लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन हो गया या पैड्स हो गए, है ना जी। तो ये जो है ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपके डेयरी, एग्रो प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, फार्म टू फोक ब्रांड्स, ये जो हो गए ये सारे के सारे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं। फिर आता है हमारा टेक वर्सेस नॉन टेक। टेक के अंदर फिनटेक, AI, ये जो है ये टेक वाले एंटरप्रेन्योरशिप होती है। और नॉन टेक के अंदर आप रेस्टोरेंट, सैलून्स वगैरह जो खोलते हैं जिसमें टेक का ज़्यादा यूज नहीं होता, वो नॉन टेक है। वैसे सैलून से याद आया, अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, शायद इधर गल्फ कंट्रीज का ही कहीं था, दुबई का था, जिसके अंदर मशीन लगी हुई है, उसमें सर डालो और वो पूरी आपका बाल काट देगा, ठीक है, हेयर कट कर देगा आपकी। तो अब वो भी टेक के अंदर आ गया है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। अभी तक सब जगह लगभग सैलून जो है वो, रेस्टोरेंट्स जो है वो नॉन टेक वाले माने जाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आपको आने वाले टाइम में रोबोट जो है वही आपका खाना बनाएंगे। आने वाले 10 साल में शायद हो जाए, क्योंकि AI
अभी मशीन है और एआई ने अगर उनको माइंड दे दिया तो इंसानों की तरह काम करने लग जाएंगे, बिलिंग भी वही करेंगे, खाना भी वही बनाएंगे, वेटर का काम भी वही करेंगे, तो वो भी टेक में आ जाएगा, अभी तक नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप किसी एक कंपनी में ऑलरेडी काम करते हैं, वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट है, वहां पर आपने कोई एक न्यू डिजिटल प्रोडक्ट बना दिया, बिल्ड कर दिया, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ गया, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आ गया। फिर आपकी फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें आपने कोई एक डोमेन, कोई सबवे वगैरह, जैसे डोमिनोज और सबवे वगैरह जो आउटलेट्स है वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। लाइफ स्टाइल और हाइपर ग्रोथ ये भी है, जैसे योगा स्टूडियो फॉर स्टडी इनकम, है ना, आपने साइड में कुछ कोई जिम खोल लिया, योगा का बहुत चल रहा है, वो मेडिटेशन का बहुत चल रहा है, ऐसा कुछ खोल दिया, या फिर आपने नेशनल चैलेंज स्केल अप कर दिया, कोई हाइपर ग्रोथ बोलते हैं। तो ये सारे एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ टाइप्स हैं कि इन टाइप से आप एंटरप्रेन्योरशिप ये वाले टाइप की कर सकते हैं। अब आते हैं हम भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट है? भाई आपके अपने इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको एंटरप्रेन्योर चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए ही चाहिए, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए, क्योंकि वो कुछ न्यू क्रिएट करते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी के टाइम के अंदर, एआई के टाइम में जो न्यू चीज आती है उसका एक्सपांशन बहुत आसानी से किया जा सकता है और उसको वर्ल्ड लेवल पे ले जाया जा सकता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जीडीपी ग्रोथ, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो भी आपका बढ़ता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलता है और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता है उससे, क्योंकि रोजगार मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इनोवेशंस होते हैं इससे, और कंपटीशन जब अच्छा लेवल का होता है तो अल्टीमेट उसका फायदा कस्टमर को मिलता है। जैसे जियो आया ना, जब 4G लॉन्च हुआ तो किसको फायदा मिला? कस्टमर को सबसे ज्यादा फायदा मिला, बहुत सस्ते के अंदर उसको 4G 5G सर्विसेज मिलने लग गई, है ना, कस्टमर को फायदा मिल गया, तो कॉस्ट कम हो जाती है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है ना, तो वो बेनिफिट मिलता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। रीजनल बैलेंसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल जो है एरिया, वो स्मॉल इंडस्ट्री जो है वहाँ से जो माइग्रेशन है वो कम होने लग जाता है, लोग छोटे शहरों को छोड़कर बड़े शहरों में कम जाते हैं, क्योंकि उनको उन छोटे शहरों में ही रोजगार मिलने लग जाता है। सोशल इम्पैक्ट भी आता है, अब अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिल पाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से, क्योंकि दुनिया के अंदर जो भी चेंज आता है ना, जिससे जोड़ी लाइफ आसान होती है, वो एंटरप्रेन्योरशिप से ही होता है। ओके, ग्लोबल पोजीशनिंग हो पाती है, जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह है वो ग्लोबल लेवल पर अपनी पोजीशनिंग बना सकते हैं। जैसे इंडिया का जो ऑनलाइन पेमेंट है, यूपीआई है, या फिर जो ये जोमेटो वगैरह ये है ना, जितनी बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो वर्ल्ड लेवल पे भी जाने की ट्राई कर रही है। ओके जी, ठीक। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, एग्जाम पर्पज से भी और आपके लिए भी समझने के लिए भी, वो है भाई ये एंटरप्रेन्योरशिप जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ जाके खत्म होता है, और इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, ताकि हम भी कर सके, अगर ऐसा सोच सके। तो भैया स्टेप नंबर फर्स्ट आप लोग सब कर सकते हैं इसको, वो है आइडिया डिस्कवरी। आपको आइडिया डिस्कवर, सबसे बोलते हैं ना, जहाज यानी कि प्लेन, एरोप्लेन, शिप जो भी है, वो पहले बना नहीं, पहले माइंड में उसका स्ट्रक्चर आया किसी को, फिर उसको वो रूप दिया गया। तो सबसे पहले आइडिया दिमाग के अंदर आता, माइंड में आता है। तो आइडिया सोचो कि भाई ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है ना, इसको बोलते हैं आइडिया डिस्कवरी। तो अगर आपके दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडियाज आते हैं तो समझ लो आप फर्स्ट स्टेप को पार कर रहे हैं। ऑब्जर्व करो यूजर्स को, मैप करो प्रॉब्लम्स को, शॉर्टलिस्ट आइडिया करो, और इंपैक्ट देखो, फेजिबिलिटी और पैशन देखो आपका। मैंने वही बोला था आपको पिछले लेक्चर में भी कि भैया जितने भी आइडियाज आते हैं ना, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने से रिलेटेड होते हैं, कि भाई ये लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, अगर इन लोगों को प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है, अगर मैं ये दे दूं उनको सॉल्यूशन, तो क्या वो मुझे पे करेंगे? बस यहीं से स्टार्ट होता है आपका। पर इसमें पैशन वगैरह भी आता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ओनली सोचने से कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट लेवल पे भी जाना पड़ता है। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा आइडिया है, मतलब जैसे अलग अलग होता है, किसी बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, किस बहुत सारी चीजें हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। बस आपको सबसे पहले तो ये वर्ड ये है, ऑब्जर्व करो, चीजों को ऑब्जर्व करो और उनको सोचो, क्रिएटिव सोचो थोड़ा। नेक्स्ट आता है, जब आपको ऐसी कोई आइडिया डिस्कवर हो गया, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे?
स्टेप नंबर 2, मान लेते हैं आपको 1000 या 100 आइडिया मिले, बहुत बड़ी बात होगी, 100 10 ही मिल जाए, 10 मिले उसमें से एक सेलेक्ट कर लिया आपने कि हाँ इस पर काम हो सकता है। अब उसके ऊपर रिसर्च करो मार्केट के अंदर जाके। मार्केट में प्राइमरी सर्वे कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी डेटा आप ले सकते हो। प्राइमरी डेटा वो होता है जो आप खुद जाके कलेक्ट करते हैं मार्केट से, अलग अलग जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड आइडिया है वहाँ पर जाते हैं, जो वो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं जिसका आप सोल्यूशन दोगे, उन लोगों से मिलो, उनके इंटरव्यूज लो, ठीक है, सर्वे करो। तो ये प्राइमरी डेटा आएगा आपके पास मार्केट रिसर्च का। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है उस आइडिया के ऊपर या उस प्रॉब्लम के ऊपर एनालिसिस कर चुके होंगे, तो उनकी रिपोर्ट डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आईसीपी बना सकते हो, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बना सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो आपका टैम सैम सॉम। अब ये क्या है सर, टैम सैम सॉम एनालिसिस का एक तरीका है मार्केट की रिसर्च करने का। टैम का मतलब होता है भाई टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि भाई मेरा जो ये प्रोडक्ट है या जो सर्विस, ये जो आइडिया है जिससे मैं बनाऊंगा, ये कितने मार्केट, इसका टोटल बड़ा मार्केट कितना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं सीए फाउंडेशंस की क्लासेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था, तो मैंने मार्केट रिसर्च किया भाई सीए फाउंडेशन के कितने, आज से शायद 2 साल पहले मैंने देखा था, तो सीए फाउंडेशन के कितने फॉर्म भरते हैं हर साल बच्चे, तो उसमें आया था 25,000 30,000 कुछ स्टूडेंट थे बस। अब 25-30 हज़ार स्टूडेंट में से 10-15 हज़ार स्टूडेंट तो अपने एरिया में आसपास कहीं लोकल कोचिंग में कर रहे होंगे, फिर 10-15 हज़ार स्टूडेंट में से इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो खींच लेंगे उनको, तो मेरे पास क्या बचेगा। यानी कि इतना बड़ा मार्केट नहीं है ये, समझ में आया। तो एफर्ट लगाने से पहले सोचना चाहिए कि भैया वो टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, टोटल कितने लोग हैं जिनको आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो, तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट हो गया। सेम क्या हो गया आपका, सर्विस अवेलेबल मार्केट। अब देखो आपकी उसमें से कितने लोगों को ऑलरेडी सर्विस मिल रही है, जैसे मैंने बताया अभी 25,000 स्टूडेंट है, उसमें से 15,000 स्टूडेंट तो कहीं ऑफलाइन ही जा रहे होंगे अपने आसपास एरिया के अंदर, तो वो हो गया सर्विस अवेलेबल मार्केट। पीछे के जो बच गए 10,000। सॉम हो गया भाई उसके अंदर सर्विस ऑब्टेनेबल मार्केट कितने हैं, यानी कि जैसे 25,000 स्टूडेंट मैंने बताया, उसमें से 15,000 तो पहले से सर्विस ले रहे हैं और 10,000 पीछे बच गए जो अवेलेबल है, उनमें से मैं कितनों को सर्विस दे सकता हूं। तो ये जो है ना, ये टैम सैम और सॉम एक एनालिसिस का तरीका है मार्केट रिसर्च करने का, तो ये आपको करना चाहिए। तो ये 2 आपके स्टेप हो गए, आइडिया डिस्कवर हो गया, मार्केट में आपने रिसर्च कर लिया, ठीक है। अब आया भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग फिट, यानी कि जो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, क्या उस सॉल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम को एकदम फिट बैठ रहा है उसके ऊपर। क्राफ्ट एंड क्लियर वैल्यू प्रोपोजिशन बोलते हैं इसको करना, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, ये कर दिया भाई हाँ जो प्रॉब्लम है उसको ये बिल्कुल ये प्रोडक्ट या इस सर्विस से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट हो गया। अब आपको करना होता है एमपीवी और वैलिडेशन। एमपीवी का मतलब होता है मिनिमम वायलेबल प्रोडक्ट, यानी कि इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा कोई प्रोडक्ट बनाना होता है। मतलब आपको कोई एक, जैसे कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, नया जो इसमें आपने डिस्कवर किया है, तो अब ऐसा थोड़ी एक बहुत बड़े लेवल पे स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग सीधा करके मार्केट में चले जाओगे, कोई नहीं लिया तो पूरा पैसा डूब जाएगा ना। तो आपको पहले उसका एक डेमो टाइप बनाना पड़ेगा, या आप उसको क्या बोल सकते हैं, रन पायलट टाइप, है ना, या टेस्टेबल वर्जन बनाना पड़ेगा, ये बेस्ट वर्ड है, सिंपलेस्ट टेस्टेबल वर्जन, ताकि आप टेस्ट कर सको, उसको ले जाके किसी कस्टमर को दे सको जिसको प्रॉब्लम आ रही है, और उसको पूछ सको, उससे फीडबैक ले सको कि भैया इस प्रोडक्ट या इस सर्विस से आपकी ये प्रॉब्लम दूर हुई, कितनी हुई, इसमें क्या कमियां हैं बताओ, ठीक है। इसको एमपीवी या वैलिडेशन बोलते हैं। अगर फिर इसको वो कस्टमर एडॉप्ट कर रहा है, वो रिटेंशन कर रहा है, और वो बोल रहा है नहीं इससे तो मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, मैं इसके लिए आपको पे करने की भी तैयार हूँ, तो इसका मतलब वो वैलिडेशन हो गया, आपका जो प्रोडक्ट बनाया है आपने उसका वैलिडेशन हो गया। चौथे स्टेप के बाद में 5वां स्टेप आता है आपका फिर बिजनेस मॉडल एंड यूनिट इकोनॉमी। अब बिजनेस मॉडल में क्या होगा, आपको सबसे पहले भाई प्राइसिंग क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, चैनल्स क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, वो तय करने होंगे। आपको कंप्यूट करना पड़ेगा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। सीएसी का मतलब क्या होता है, देखो मैं बोल रहा हूँ धीरे से, सीएसी मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट क्या आएगी, आप कस्टमर को अपने यहाँ लाओगे, उसको प्रोडक्ट बेचोगे, उसकी कॉस्ट क्या आएगी।
लाइफ टाइम वैल्यू क्या रहेगी कस्टमर के लिए, कस्टमर्स लाइफ टाइम वैल्यू आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस की वजह से, ठीक है। आपका मार्जिन क्या रहेगा, आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, ब्रेक इवन कितने टाइम बाद आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉफिट होता है, स्टार्टिंग में तो लॉस होता है, फिर एक ब्रेक इवन आता है, बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्टेज कब आएगी, उसके बाद में जाकर जो है आप प्रॉफिट कमाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर हम ये सब कैलकुलेट भी करते हैं, आपके बीकॉम में वो है एफएम बोलते हैं उसको। तो आपने बिजनेस मॉडल और यूनिट इकोनॉमी कर लिया, अब आता है फेजिबिलिटी एंड रिस्क चेक। ये जो बिजनेस है, ये जो प्रोडक्ट बनाया है, ये जो सर्विस डिस्कवर करी है, इसमें टेक्निकल यानी कि कैन वी बिल्ड, क्या हम इसको बना सकते हैं अच्छे से। अब बोलोगे बना तो लिया, अरे वो छोटे लेवल पे बनाया, क्या इसको बड़े लेवल पर पॉसिबल है, इसमें जो रिसोर्सेज चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो इतने लेवल पर अवेलेबल है, वो सब चीज़ें चेक करना। ऑपरेशनल यानी कि कैन वी डिलीवर रिलायबली, क्या हम इसको कस्टमर तक रिलायबली डिलीवर कर सकते हैं। फाइनेंशियली कैश रनवे आएगा, पैसा आएगा हमारे पास उस वजह से। लीगल क्या इसका लाइसेंस आईपी डेटा प्रोटेक्शन हम ले सकते हैं, यानी कि कॉपीराइट पेटेंट वगैरह ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। ये हो गया आपका फेजिबिलिटी एंड रिस्क चेक। ये करने के बाद में फिर ये जब यहां से अप्रूव हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा लीगल स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन। लीगल स्ट्रक्चर मतलब आप क्या सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे, पार्टनरशिप करोगे, एलएलपी करोगे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करोगे, कंपनी खोलोगे, प्राइवेट खोलोगे, है ना, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नाम से बिजनेस करोगे, कैसे करोगे आप, उसका क्या होगा, है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा लीगली। चूज फॉर्म सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप एलएलपी कंपनी। फिर उसके बाद आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा अगर कंपनी है तो, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और उद्यम लेना पड़ेगा अगर आपका एमएसएमई है ना। ओके, वैसे एमएसएमई के बेनिफिट्स चाहिए तो एग्रीमेंट करने पड़ेंगे फाउंडर्स, वेंडर्स, एम्प्लॉयमेंट, एनडीए, इन सब के साथ में। ओके जी, तो ये फिर लीगल स्ट्रक्चर और रजिस्ट्रेशन आपको देखना पड़ता है। यहाँ से ओके हो जाता है कि भाई हाँ ये सेलेक्ट कर लिया, ये सब रजिस्ट्रेशन करवा दिए, ओके। नेक्स्ट आता है फिर स्टेप नंबर 8, दैट इज फंडिंग एंड रिसोर्सेज। यहीं से आपका बिजनेस जो है अच्छे लेवल पर एक्सपांड किया जा सकता है, क्योंकि पैसा चाहिए। यहाँ तक ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, यहाँ तक बहुत कम पैसे में आप पहुँच सकते हैं। यहाँ से पैसे की जरूरत होती है। फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। एक तो होता है बूट स्ट्रैपिंग, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ पर्सनली, ठीक है। इसमें एकदम से एक्सपांसन नहीं होता है, लेकिन ये बहुत रिस्क इसमें काफ़ी कम हो जाता है। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब हो गया आपने पहले छोटे लेवल पे किया, फिर उस एरिया के अंदर उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे लेवल पर बेचा, वहाँ से प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगाया, फिर उसको थोड़ा और बढ़ाया, फिर जो प्रॉफिट आया वापस बिजनेस में लगाया, फिर थोड़ा ऐसे सेविंग कर करके प्रॉफिट की आप अपने बिजनेस को धीरे 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 एक्सपांड करते जाते हैं। इसमें समय लगता है, लेकिन एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आज का जो टाइम है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो अब ये आइडिया आने वाले टाइम में बहुत पुराना और बहुत समय लगाने वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स या फैमिलीज को शामिल करो, उनसे पैसा लो, उनको पार्टनर बनाओ, उनको हिस्सा दो, या फिर बैंक लोन ले लो, मुद्रा लोन जैसे गवर्नमेंट देती है, अगर आपको दे तो ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट है गारंटीज ले लो, या उसके अलावा आगे और लेवल पे जाए और आपका प्रोडक्ट और आपका सर्विस जो वास्तव में लग रहा है कि मार्केट चेंज कर सकता है, उसमें जो है क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर फिर आप एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, इनके पास में जाके पिच कर सकते हो। वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। वो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप ढूंढते हैं जिनको, और अगर उनको वो आइडिया पसंद आ जाता है तो उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है जी। और फॉर स्केलेबल स्टार्टअप्स, ठीक है। क्राउड फंडिंग कर सकते हो, कम्युनिटी प्रोडक्ट। क्राउड फंडिंग में क्या होता है भाई साहब, जैसे आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, यूट्यूब वगैरह पे आते होंगे कि ये बच्चा है, ये बीमार है, या ये लोग हैं इनको ये प्रॉब्लम है, ये ब्लाइंड स्कूल चलाना है, तो आप डोनेट कीजिए, तो उससे क्राउड फंडिंग होती है। ऐसे कैसे बिजनेसेस की भी क्राउड फंडिंग होती है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां आप अपना आइडिया शेयर कर सकते हो, और वहां पर जो क्राउड है, जो लोग हैं, वो उन आइडियाज़ को देखते हैं, उनको पसंद आता है तो वो डोनेट करते हैं। तो क्राउड फंडिंग के जरिए भी आप यहाँ से फंडिंग रेज कर सकते हो। तो ये रिसोर्सेज हैं आपके फंडिंग के। पैसा मिल जाता है तो फिर आप क्या करोगे, पैसे की व्यवस्था हो गई जितना आपको चाहिए, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को क्या करोगे, लॉन्च करोगे और मार्केट के अंदर एंटर करोगे, ठीक है।
नेक्स्ट फिर स्टेप आता है, भाई लॉन्च कर दिया, मार्केट में चले गए, फिर आपको ऑपरेशन एंड गवर्नेंस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, यानी मैनेजमेंट पर आपको एसओपीज बनानी पड़ती है बहुत सारी, है ना। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, डैशबोर्ड्स बनाने पड़ेंगे, मंथली MIS, है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल गए या मिनिमम सैलरी वगैरह भी बोलते हैं इसको। कैश फ्लो डिसिप्लिन भी करना पड़ेगा, बेसिक इंटरनल कंट्रोल, जो मतलब मैनेजमेंट करता है ये पूरा। टॉप लेवल मिडिल लेवल की मैनेजमेंट सुने हैं ना, हाँ, मैनेजर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, वो करेगा ये, जब तक वो नहीं करेगा आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपका वो बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो आप उसको स्केल कर सकते हैं, और फिर या फिर उसको एग्जिट भी कर सकते हैं, या फिर जिस लेवल पे चल रहा है उस लेवल पे काफ़ी टाइम तक आप चला भी सकते हैं। तो ये था स्टेप नंबर आपका 11। बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं फिर फेल भी हो जाते हैं, वो तो है भैया। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, लेटेस्ट एडटेक कंपनीज जो एजुकेशन वाली कंपनीज का है ना, तो उसमें आपको मिल जाता है हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल वो था ना, शाहरुख खान ऐड करता था जिस कंपनी की, बायजूस। बायजूस का जूस निकल गया है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने सोचा बहुत कुछ था लेकिन उतना हुआ नहीं है, स्ट्रगल आ गया है सामने। जैसे ओला उबर हो गई, जो इनका स्कूटर आया था, तो पहले वो बहुत ज़्यादा मार्केट को कवर करके बैठे थे, लेकिन जो पुराने प्लेयर्स थे जो पेट्रोल गाड़ियाँ बनाते थे, जब वो इलेक्ट्रिक में आए तो उनका मार्केट साइज थोड़ा कम होता गया। ठीक है, तो ये है, बहुत सारे इसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके जी, बहुत सारी केस स्टडी इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।